हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग जनसंख्या भूगोल से संबंधित एमसीक्यू को हल करेंगे और यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में और मॉडल पेपर के रूप में भी हो सकता है, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से भूगोल विषय से संबंधित शिक्षक भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जनसंख्या भूगोल से 8-10 क्वेश्चन जरूर देता है। तो उसकी दृष्टि से भी यह जो आज का सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ के द्वारा एमए एमएससी 4th सेमेस्टर भूगोल से कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा, जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव रूप में कराया जा रहा है, तो उसका जो चौथा पेपर है वो भी जनसंख्या वृद्धि एवं विकास है, तो उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो ये देखिए, जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो ये सर्वप्रथम सीजेविक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे केनन थे। कौन थे? केनन थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इसकी व्याख्या एक बार पढ़ लेंगे कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत हेनरी सिजविक एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने से देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। तो किस में वृद्धि होती है? कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगता है, परंतु इस बिंदु के पश्चात उस उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है, तब श्रम की औसत उत्पादकता अर्थात प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। यही बिंदु जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रव्रजन प्रवाह में से किसमें पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन होता है? तो ये ग्रामीण में होता है। ठीक है ना, तो गांव से गांव में जो प्रव्रजन होता है वो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। समानता प्रव्रजन के देखिए 4 प्रकार की पहचान स्थानीय प्रव्रजन के अंतर्गत की जाती है। ग्रामीण से नगरी, नगरी से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण और नगरी से नगरी होता है। तो ग्रामीण से ग्रामीण अधिकतर जो प्रव्रजन होता है महिलाओं के द्वारा होता है, और ग्रामीण से नगरी जो प्रव्रजन होता है ये अधिकतर पुरुषों के द्वारा होता है। और ये अपने कार्यों को लेकर के, यानी किसी भी काम के उद्देश्य से ये गाँव से नगर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो वर्णित करता है कि जनन दर में गिरावट के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी, वह कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? अच्छा, इसका लग रहा है मिस हो गया है पीडीएफ बनाने में, छोड़ दीजिए इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो इन चारों में बताना है, जापान, चीन, बांग्लादेश, फ्रांस में बांग्लादेश में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है। इन चारों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है, जबकि चीन का सर्वाधिक जनसंख्या है ना। तो छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है, कारण इन दोनों में कुपोषण एवं बीमारियां अनियंत्रित हैं। तो कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है क्योंकि इन देशों में कुपोषण एवं बीमारियां अनियंत्रित हैं। जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नियंत्रित है तो ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इन देशों में कुपोषण एवं बीमारियां अनियंत्रित हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि ए तथा आर दोनों सही और आर एक सही व्याख्या। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर दिया ये सही नहीं दिया हुआ है। कम विकसित यानी विकासशील देशों में, अरे एक मिनट, सॉरी, कम विकसित, देखिए मुझसे मिस्टेक हो गया, फिर से पढ़ते हैं। कम विकसित कह रहा है, यानी कि विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतम होती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इन देशों में कुपोषण एवं बीमारियाँ अनियंत्रित है, यानी कि यहाँ पर नियंत्रण नहीं है। तो ये भी सही है। तो इस वजह से आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या कर लिया जाएगा। तो जो कम विकसित देश होते हैं वहाँ पर चूँकि मेडिकल और
चिकित्सा सेवा जितनी भी होती हैं वो अधिक जो है कि आपका विकसित नहीं हुआ होता है। इस वजह से चिकित्सा के अभाव में मृत्यु अधिक होती है। ये विकासशील देशों की कह सकते हैं कि एक क्या होता है कि विकासशील देशों में चिकित्सा सेवा उतनी विकसित नहीं रहती है, उस वजह से मृत्यु दर यहाँ पर बढ़ता रहता है। अब आगे है, वर्ष 2019 में निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो ये आप इन चारों में देखेंगे तो मोनाको, ठीक है, मोनाको का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2019 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है मोनाको की। बांग्लादेश की इससे कम होगा। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का हालात डाटा नहीं दिया है, लेकिन आप ये समझिए कि मोनाको विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ठीक है, मोनाको। इसके वर्ष 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मकाऊ ये हो गया मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन, मालदीव, माल्टा तथा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का स्थान तो सबसे पहले मकाऊ है, फिर मोनाको है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो आपका मकाऊ, फिर मोनाको है, फिर सिंगापुर है, फिर हांगकांग है। तो ये आपको 4 क्रम तो याद करना पड़ेगा, मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये ज्यामितीय दर से होती है। तो माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो वृद्धि होता है वो अंकगणितीय रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होता है, जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि से यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से होता है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय तरीके से होती है और आगे जाकर के 25 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया हुआ है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि 1, 2, 8, 16, 32 की दर से होती है, जबकि जीविकोपार्जन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 की दर से होती है। यह सिद्धांत सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1798 ईस्वी में अपनी एक लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया था। तो ये पुस्तक भी पूछा जा सकता है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये माल्थस के द्वारा सन 1798 ईस्वी में लिखा गया है। माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत की जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से होती है, जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समानांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, संबंधित है। तो ये आपका माल्थस से संबंधित है, अभी आपने व्याख्या देखा। माल्थस के अनुसार किस प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है? तो 25 वर्ष है। ये भी व्याख्या में हम लोगों ने देख लिया। शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म। तो यही आपका सही हो जाएगा कि शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर, ठीक है। तो यही हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या बटे को उसी वर्ष में सजीव यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या गुणित 100, ये होता है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस की जनसंख्या ब्राज़ील से अधिक है, बांग्लादेश की जनसंख्या नाइजीरिया से अधिक है, नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो इसमें केवल आपका जो है नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। रूस की जनसंख्या ब्राज़ील से अधिक है, ये सही नहीं है। नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। रूस की जनसंख्या 145 मिलियन ब्राज़ील से अधिक न होकर ब्राज़ील की जनसंख्या 211 मिलियन से कम है। हाँ, 211 मिलियन है, जो कि रूस की जनसंख्या ब्राज़ील से बहुत कम है। बांग्लादेश की जनसंख्या 163 मिलियन, नाइजीरिया की जनसंख्या 200 मिलियन है, जो कि नाइजीरिया की जनसंख्या बांग्लादेश की जनसंख्या 163 मिलियन है और नाइजीरिया की जनसंख्या 200 मिलियन है, यानी कि बांग्लादेश की जो जनसंख्या है वो नाइजीरिया से कम है। महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 1308 मिलियन है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया जिसमें 200 मिलियन
जनसंख्या है तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर लागोस है। ठीक है, नाइजीरिया का सबसे अधिकतम नगर जो जनसंख्या वाला है वो लागोस से 13.9 मिलियन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक धार्मिक प्रवास है? स्पेनिश का ब्राज़ील में, यहूदी का इजराइल से, पुर्तगाली का दक्षिणी अमेरिका से, उपयुक्त सभी। तो इनमें देखिए आपका जो यहूदी का इजराइल में है यही इनका एक धार्मिक प्रवास रहा है। यहाँ से अमेरिका में मारमांस, ये आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा, परसों एग्जाम में आप बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 150-200 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि स्किप करके वीडियो देखें, स्किप करके वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन से आप गलत करके चले आएंगे। आगे देखिए, यूरोप से दक्षिण अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे? तो ये ब्रिटिश ही थे, सॉरी ये यूरोप से दक्षिणी अमेरिका का रहना है। यूरोप से दक्षिणी अमेरिका तो दक्षिणी अमेरिका के प्रारंभिक जो प्रवासी थे वो पुर्तगाली थे, जबकि उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पे ब्रिटिश थे। तो यूरोप से दक्षिणी अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी पुर्तगाली थे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में कृषि योग्य नई भूमि मिलने के कारण इन भागों में यूरोपीय भागों का प्रवास हुआ, क्योंकि यूरोप में अत्यधिक सघनता एवं निवास क्षेत्र में निर्वाह योग्य साधन की कमी थी। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों का प्रवास संभवतः मानव प्रवास का सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे देखते हैं, प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया था? रेवेंस्टीन ने, ट्रिवार्था ने, ली ने, हैगरस्टेन ने। तो सर्वप्रथम प्रवास के नियमों को सुलझाने वाले रेवेंस्टीन रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रवास संबंधी नियमों का निर्धारण सर्वप्रथम रेवेंस्टीन महोदय द्वारा किया गया। उन्होंने अमेरिका एवं यूरोप देशों में जनसंख्या के प्रवास के अध्ययन के आधार पर नियम का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा प्रतिपादन प्रवास नियम निम्न है। अब कौन कौन सा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी तक संचरण करते हैं। प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है। प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिधारा उत्पन्न करती है। ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में प्रवास की संख्या कम होती है। कम दूरी के प्रवास में स्त्रियों का बाहुल्य होता है। प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ प्रवास की मात्रा बढ़ती जाती है। प्रवास के मुख्य कारण आर्थिक होते हैं। बड़े नगरों में प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवास के अधिक वृद्धि होते हैं। एक सवाल देखिए ये आपका बन सकता है कि प्रवास के मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दे सकता है। तो इनमें से देखिए रेवेंस्टीन ने अपने प्रवास से संबंधित सिद्धांत में बताया है कि प्रवास का जो मुख्य कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों के 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। जर्मनी, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया। तो इनमें जो है कि आपका क्या कर रहा है कि 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो घटते क्रम में लगाना है तो सर्वाधिक इंडोनेशिया का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर मैक्सिको का है, फिर जर्मनी का है। तो यही इसका घटते क्रम में अवरोही यानी घटते क्रम में है। तो सर्वाधिक इंडोनेशिया का है, फिर सबसे कम जर्मनी का है। ये देखिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए चीन की जनसंख्या कितना है, यहाँ पे जनसंख्या आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाएगा। चीन की जनसंख्या 1433 मिलियन है, फिर भारत की 1366 मिलियन, यूएसए का 329 है, फिर इंडोनेशिया का 270 है, पाकिस्तान का 216 है। तो ये 5 क्रम तो याद कर लीजिएगा, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। फिर उसके बाद ब्राज़ील का है, नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर रूस है, मैक्सिको है। अब इसके बाद दी गई सूचियों को कूट 1 से कूट के साथ कूट 2 के साथ सुमेलित करना है यूरोप कुल जनसंख्या के अनुसार, है ना। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या देखी है वो कहाँ पे है? एशिया में है, फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका में है, तीसरे नंबर पर यूरोप में, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका और 5वें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 6वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, है ना, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद स्टेन डी गिर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेन डी गिर विधि का जो प्रयोग होता है, ये प्रयोग नगरीय जनसंख्या को गोलों तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं द्वारा दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेन डी गिर विधि का प्रयोग, यह एक विधि है जो कि नगरीय जनसंख्या को गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो गोला हो गया तो ये नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा,
ये नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा, और जो एक बिंदी के रूप में रहेगा, ये सब बिंदी हो गया, ये सभी क्या है, ये बिंदी हो गया। तो ये जो बिंदी होगा ये ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो स्टैंड डी विधि में ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु विधि के द्वारा और नगरीय जनसंख्या को जो है कि आपका गोलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे चलते हैं। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत से, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल से, नव माल्थसवादी सिद्धांत से, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से। तो वृद्धि की जो सीमाएं हैं ये नव माल्थसवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, नव माल्थसवादी सिद्धांत। नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत वर्ष 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित वृद्धि की सीमाएं द लिमिट्स टू ग्रोथ सिद्धांत अत्यधिक महत्व रखता है। यह सिद्धांत मोडोज, रेंडर्स और बहरेंस आदि विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के संसाधन सीमित है, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगा। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के द्वारा दिए गए मॉडल में 5 तत्व शामिल थे जो निम्न है। जनसंख्या वृद्धि है, फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन है, फिर उसके बाद आपका प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण प्रदूषण है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि की सीमाएं संकल्पना संबंधित है, तो ये नव माल्थसवादी सिद्धांत से संबंधित है। अब इसके बाद किस देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की जनसंख्या पाई जाती है, तो अप्रवासी इमिग्रेंट्स की बात कर रहा है। तो यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जो है कि अप्रवासी की जनसंख्या पाई जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी की जनसंख्या पाई जाती है। अन्य स्थानों से होकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उसके संदर्भ में स्थानांतरण को अप्रवास या आव्रजन और इसमें भाग लेने वालों को अप्रवासी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में यूरोप से आए हुए लोगों को यूरोपीय अप्रवासी कहा जाता है। इस प्रवास को अंतःप्रवास भी कहा जाता है। यानी कि आप्रव्रजन या इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ये तो प्रवास हो गया उसका, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो वहीं रह जाता है तो उस देश के लिए वह उस देश का अप्रवासी या इमिग्रेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति यूरोप से अमेरिका चला गया, वहीं रह गया, तो वो अमेरिका के लोगों के लिए वो यूरोपीय अप्रवासी कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और विश्व जनसंख्या कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है और जल की अधिकता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, लगभग 10% तक निवास करती है। विश्व जनसंख्या का लगभग 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। जनसंख्या में यह वैश्विक असमानता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों के बीच भी विद्यमान है। विश्व की 90% से भी अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। विश्व में जनसंख्या के सघन सकेंद्र 3 प्राथमिक क्षेत्र यथा दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जीफ न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, ये सही है। ली प्रवास तंत्र सिस्टम सिद्धांत, स्टोफर अंतरालयी अवसर निदर्श, जेलेंस्की प्रवास संचलन संक्रमण निदर्श। तो इसमें देखिए जो सुमेलित नहीं है आपका ली का प्रवास तंत्र सिस्टम सिद्धांत है, यही सुमेलित नहीं, ये ली के द्वारा नहीं दिया गया था। तो न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में जीफ ने दिया था। गुरुत्व मॉडल रैली ने दिया था। फिर उसके बाद अंतरालयी अवसर मॉडल स्टोफर ने दिया। गतिशीलता संक्रमण मॉडल जेलेंस्की ने दिया। स्थानांतरण सिद्धांत जो है कि ली ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के कौन से महाद्वीप में सन 2000 से 2020 के काल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अनुभव की गई थी, तो ये अफ्रीका में किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अफ्रीका हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अफ्रीका। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। सन 2000 ईस्वी से 2020 ईस्वी के मध्य काल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप में अनुभव की गई थी। अब इसके बाद है शुद्ध प्रजनन दर का कौन सा मूल्य प्रतिस्थापन के बराबर है। तो ये जो आप शुद्ध प्रजनन दर का जो मूल्य प्रतिस्थापन जो स्तर है वो 1 के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका
1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है जन्म दर का, मृत्यु दर का, प्रव्रजन का, प्रजननता तथा मर्त्यता का। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक, इन चारों में से कोई एक जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है। तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होगा वो प्रजननता तथा मर्त्यता पर आधारित होता है। अधिक प्रजनन होगा और प्रजननता के दौरान क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। जब अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी, फिर उसके बाद मर्त्यता यानी कि मृत्यु के दौरान है। निम्न में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का प्रमुख कारक है? तो नगरीकरण का उच्च स्तर यही यूरोपीय जनसंख्या समूह का प्रमुख कारण है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न दरों में से कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ये जो है कि आपका प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने का एक सही तरीका है। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ज्योग्राफी MA 4 सेमेस्टर के बच्चे हैं वो लोग एक बार ज़रूर जनसंख्या नीति 2000 पढ़ लेंगे। उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर श्योर पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग भारत की जनसंख्या का सेंसस पढ़ लीजिएगा, यानी कि भारत का सेंसस पढ़ लीजिएगा कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है, किस में कम है, कहाँ पे साक्षरता अधिक है, कहाँ पे साक्षरता कम है। तो ये सब भी ज़रूर देगा। आप लोग इंटरनेट के माध्यम से इसका डाटा निकाल रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हालाँकि यदि इस प्रैक्टिस सेट में आ गया तो मैं तो बता ही दूँगा। अब उसके बाद है निम्नलिखित दरों में से कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है? तो जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर ये हो गया। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001-11 के दौरान भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 10 की वृद्धि दर भारत की कितना रहा है? तो भारत का 17.7% जो है कि जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर रहा है। तो आप इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है कि भारत में जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपका 16.6% निवास करती है। ठीक है ना, 16.6 या 7% तक ये निवास करती है पूरे विश्व की जनसंख्या का। जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्न में से कौन सा समूह सही क्रम में है? तो जनसंख्या के बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में कह रहा है, यानी कि शुरुआत में सबसे कम जनसंख्या वाला होगा तो उसे शहर कहेंगे, उससे बड़ा होगा तो नगर कहेंगे, उससे बड़ा होगा महानगर, उससे बड़ा होगा तो सन नगर। तो सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? कार्पोरेशन शब्द, कोऑपरेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये पैट्रिक गेडिज। ठीक है, जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्न समूह क्रम इस प्रकार: शहर, नगर, महानगर, सन नगर। किसी नगर के निर्धारण के लिए निम्न मापदंड आवश्यक हैं, यानी कि किसी भी नगर को आप नगर कैसे कर सकते हैं कि वहाँ की 5000 की न्यूनतम जनसंख्या इससे अधिक हो, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगी हो, यानी कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में लगी हो, यानी कि कृषि कार्यों में नहीं होना चाहिए, कृषि कार्य के अलावा किसी भी कार्य में लगा हो, चाहे द्वितीयक में हो, चाहे तृतीयक में हो, चाहे चतुर्थक में हो, उससे जुड़ा होगा 75% की जनसंख्या। फिर उसके बाद क्या, जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। उसके अलावा उस क्षेत्र में कोई एक कैंटोनमेंट छावनी या बोर्ड होना चाहिए, तो ये कैंटीन भी होना चाहिए, है ना। तो ये सभी एक मानक रखे गए हैं। अब आगे देखते हैं जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? तो जनसंख्या भूगोल का जनक GT ट्रिवार्था को माना जाता है। जनसंख्या भूगोल का जनक GT ट्रिवार्था को माना जाता है। जेलेंस्की ने गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रस्तुत किया। जेलेंस्की के अनुसार प्रवास मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो इन चारों में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है वो हो जाएगा आपका जावा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका जावा हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो मकाऊ है, फिर मोनाको है, फिर उसके बाद आपका इंडोनेशिया था। वहाँ से आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, देख लेंगे।
जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत, तो इसको जो है कि पॉल रीड ने किया था, तो राइट ऑप्शन आपका यहीं पॉल रीड हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन रेमंड पॉल एवं लावेल रेड ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की जाती है। यानी कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगा तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होगी, गिरावट दर्ज होगी। जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसी को आप कायिक घनत्व कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कायिक घनत्व। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कायिक घनत्व वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कृषि घनत्व है, आर्थिक घनत्व है, पोषण घनत्व है। इन चारों के बारे में यहाँ पर व्याख्या दिया होगा, नहीं दिया है। जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे कायिक घनत्व कहते हैं। कायिक घनत्व की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसे आप जननांकी संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकी संक्रमण कहा जाता है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन नोटे स्टीन ने सन 1945 ईस्वी में किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जननांकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये नोटे स्टीन थे। कब किए थे, 1945 में किए थे। सामान्यतः जननांकी संक्रमण की निम्न 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। उच्च स्थायी अवस्था, जिसे प्रारंभिक अवस्था कहेंगे, अरे उच्च प्रारंभिक अवस्था भी कहेंगे, तो इसे उच्च स्थायी अवस्था या उच्च प्रारंभिक अवस्था। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। इनमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है, लेकिन जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि इस समय समाज में कोई भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं होता है, विकास नहीं हो पाता है, जिससे बहुत अधिक संख्या में लोग संक्रामक रोगों से पीड़ित रहते हैं और मृत्यु दर अधिक बनी रहती है। तो जनसंख्या भी अधिक होता है, मृत्यु दर भी अधिक होता है, चूँकि इस समय समाज शिक्षित नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये लोग बच्चे पे बच्चा पैदा करते चले जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती जाती है। चूँकि एक दूसरी तरफ उसी समाज में चिकित्सा सेवा उपलब्ध न होने की वजह से मृत्यु दर भी होती रहती है। तो यहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचा होता है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा अधिक होता है जन्म दर की अपेक्षा। अब दूसरी प्रारंभिक वर्धमान अवस्था क्या कर रहा है कि जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। तो अब उच्च दर में जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर में ह्रास होता है, यानी कि दूसरी अवस्था में क्या होता है कि लोग शिक्षित हो जाते हैं। अब चिकित्सा सेवा का लाभ लोगों को मिलने लगता है, तो उसमें संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पा लिया जाता है, जिससे मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर उच्च बनी रहती है। तीसरा है उत्तर वर्धमान अवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास होता है और मृत्यु दर निम्न होती है। तो अब क्या होता है कि तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों में क्या होती है, कमी होती है, ह्रास होता है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो निम्न हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अब फिर चौथा है निम्न स्थायी अवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है। और पांचवा है ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। अब आगे है जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसे आप जननांकी की संक्रमण कहेंगे। तो जननांकिकी संक्रमण दिया नहीं, तो आप इसे जननांकिकी विभव के नाम से भी जान सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर करने में कतई भी आप लोग कंजूसी मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोधित जन्म दर के बारे में सही नहीं है? तो इसका उपयोग विभिन्न जनसंख्या विशेषताओं वाले दो देशों के बीच प्रजनन स्तर की तुलना के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है। यह प्रजनन क्षमता का मानकीकृत उपाय है, मानकीकृत उपाय है। तो यह प्रजनन क्षमता का कोई मानकीकृत उपाय नहीं है। यह आबादी की आयु लिंग संरचना से प्रभावित होता है। यह किसी दी गई भौगोलिक इकाई में प्रति 1000 जनसंख्या पर व्यक्त किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए भी सही है, लेकिन बी गलत है, बी गलत है, सी भी सही है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही बी वाला इसमें सही नहीं होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण बताया गया है।
विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन ए और आर दोनों आपका, एक मिनट, क्या है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन कि विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है। विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई, तो ऐसा नहीं है, घटती हुई जन्म दर नहीं बल्कि बढ़ती हुई जन्म दर को दर्ज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। तो इसमें ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम में संबंधित घटनाओं में से संबंध निम्नांकित समूह में से कौन सा समय अवधि क्रम सत्य है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल उत्तरजीविका व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो जो सबसे लास्ट में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होगा, यही वाला आपका सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो ये जो किया था, ये आपका किया था एस स्टोफर ने किया था, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है, तो ये एडविन कैनन थे। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एडविन कैनन इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, जबकि इस अनुकूलतम जनसंख्या शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे, वो सिजविक थे। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सबसे पहले सिजविक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया, परंतु उन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग करते हुए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसकी व्याख्या रॉबिन्स तथा कार्ड सैंडर्स ने प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो 50 डिग्री नॉर्थ है, यह यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए कि 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या दूरी कराती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप विश्व का 6वां सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, जो विश्व के 7.04% भूभाग पर फैला है। इस महाद्वीप पर सबसे उच्चतम स्थान माउंट एल्ब्रूस है, जो काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में रूस एवं जॉर्जिया की सीमा के समीप अवस्थित है। इस महाद्वीप का सबसे न्यूनतम जो स्थान है, वो रूस के कैस्पियन सागर तट पर अवस्थित कैस्पियन निम्न भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय घनत्व का अर्थ है। तो गणितीय घनत्व का जो अर्थ होता है, कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात। तो गणितीय घनत्व बराबर होता है प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे का प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अब इसके बाद है, विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम था। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश को सर्वप्रथम एकरमैन ने दिया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एकरमैन हो जाएगा। तो विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम एकरमैन है, जिन्होंने 1970 में संपूर्ण विश्व को 5 बृहद जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण में जनसंख्या और संसाधन की तुलना में प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्रयोग पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश की जनसंख्या का वर्ष 2011 में घनत्व न्यूनतम है। ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, आइसलैंड, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया हो जाएगा। अब इसके बाद है,
क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के बराबर 7 पदानुक्रम का निर्धारण किस किस नियम के अनुसार होता है? तो के बराबर 7 यानी कि यह होता है आपका प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए होता है, के बराबर 3 बाजार के लिए होता है, के बराबर 4 यातायात या परिवहन के लिए होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रशासनिक। तो ये रहा प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश की जनसंख्या का वर्ष 2017 में घनत्व न्यूनतम रहा? तो ये आपका मंगोलिया का न्यूनतम था। चूँकि मंगोलिया एक पठारी देश भी है तो ऑस्ट्रेलिया का अधिक रहेगा, आइसलैंड का रहेगा, कनाडा का रहेगा, तो रहेगा ये आगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के 7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? तो ये के बराबर 7 ये प्रशासन के लिए होता है, के बराबर जो 3 होता है, के बराबर जो 3 होता है, के बराबर ये बाजार के लिए होता है, और 4 के बराबर 4 यातायात के लिए होता है। आगे अब हम लोग देखते हैं आदिवासी पदानुक्रम, क्षेत्रीय विश्लेषण, विकास ध्रुव सिद्धांत, आर्थिक वृद्धि सिद्धांत। वाल्टर क्रिस्टालर, वाल्टर इजार्ड, डब्ल्यू रोस्टो, एफ पिरॉक्स। तो ये किसने दिया था? तो सबसे पहले आप मिला लीजिए कि क्रिस्टालर का जो है वाल्टर क्रिस्टालर ने जो दिया था वो आपका केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था। तो केंद्र स्थल सिद्धांत इसमें तो दिया नहीं है, तो ये आपका आदिवासी पदानुक्रम हो जाएगा। तो ये आपका ए का पहला हो जाएगा। फिर इजार्ड ने जो है कि क्षेत्रीय विश्लेषण दिया था, तो यानी कि ऐसे चलेगा आपका 1, 2 और 4। विकास ध्रुव सिद्धांत ये पिराक्स का था, और आर्थिक वृद्धि सिद्धांत रोस्टो का था। तो 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 किस में दिया है? यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2011 के अनुसार करा कि किसका? भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात का सही युग्म बता रहा है। तो ग्रामीण और नगरी का बता रहा है, तो ग्रामीण का 949 है और नगरी का 929 है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात कुल 943 है, और जो 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 है और नगरीय क्षेत्रों में 929 है। संयुक्त राष्ट्र संघ आंकड़ा के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2030 में नगरीय अधिवासों में निवास कर रहा होगा? तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दे सकता है आप लोग का जनसंख्या भूगोल में, तो इसको आप लोग 4 स्टार लगाइए। 50%, 55%, 60%, 65%। और ये देखिए GIC प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वाले प्रवक्ता 2017 में ये पूछा गया, तो ये लगभग 60% हो सकता है, ये 55%। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 60% 2030 में नगरीय अधिवासों में निवास कर रहा होगा, एवं 2050 में 68% जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करेगी। यहाँ व्याख्या तो सही दिया, लेकिन जो आंसर बी का दिया है तो ये गलत है। मैंने जो बताया 60%, तो 60% बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव उपयोग निम्न में से कौन सा एक कथन इंगित करता है? जनसंख्या का आकार और दूरी दोनों के साथ प्रत्यक्ष संबंध, जनसंख्या का आकार और दूरी दोनों के साथ विपरीत संबंध, जनसंख्या का आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध, दूरी के साथ प्रत्यक्ष संबंध और जनसंख्या के साथ विपरीत संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध। तो देखिए ये जुलाई 2018 में ये UGC नेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। अब इसमें दिया है आपका कि जननांकी शब्द है और व्याख्या है। कोहाट, प्राकृतिक वृद्धि, कुल प्रजनन दर, आश्रिता दर। तो इसका जो होगा आपका जो कोहाट होता है वो विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह होता है। कोहाट क्या होता है? दूसरा हो जाएगा। और प्राकृतिक वृद्धि मृत्यु दर घटा जन्म दर, ये हो जाएगा। कुल प्रजनन दर जो रहेगा वो आपका स्त्री द्वारा अपने गर्भधारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या कुल प्रजनन दर होगा। और जो आश्रिता दर रहेगा उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की कुल संख्या रहेगी। ये देखिए ये भी UGC नेट 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है।
तो ये नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछे गए सब प्रश्न हैं और ये आपके एकेडमिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखते हैं, यदि एक क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख 10 लाख है ना, तो 10 लाख है और उस क्षेत्र के सभी नगर सामान्य रूप से श्रेणी आकार प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो 5वें स्थान के शहर के लिए जनसंख्या कितनी होगी? तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 25 या 20,000 होना चाहिए। देखिए यहाँ फार्मूला लगा होगा, ये 2 लाख है, सॉरी 2 लाख होगा, 5 दूना 10, ये फार्मूला है आपका 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? तो ये 24% है। तो इतना गहनता से सवाल तो देगा नहीं, यदि दे भी दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का प्रतिशत जो है वो आपका 24% है। यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का 24% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप विश्व का 6वां सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, जो विश्व के 7.04% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप का उच्चतम स्थान माउंट अल्ब्रुस है, जो काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में रूस एवं जॉर्जिया की सीमा के समीप अवस्थित है। इस महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान रूस के कैस्पियन सागर तट पर अवस्थित कैस्पियन निम्न द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी? तो 500 मिलियन थी, यानी कि 500 मिलियन की बात कर रहा है, तो इसमें आपका 1650 हो जाएगा। तो 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी, जो 100 वर्ष बाद 1750 में बढ़कर 72 करोड़ हो गई तथा इस प्रकार 100 वर्ष में लगभग 30% की वृद्धि हुई। अगले 100 वर्ष में जनसंख्या 84% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप सन 1850 में विश्व की जनसंख्या 133 करोड़ तक पहुंच गई। अब इसके बाद है जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? तो जनसंख्या विभव ये स्टीवर्ट और वार्नटाज ने दिया था। तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने पहले से ये टिक लगाया हुआ है पेन से। निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से जहाँ तक संभवतः यूरोप हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यूरोप ही है। एक देश के रूप में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश चाड है, जहाँ की वृद्धि दर 3.3% वार्षिक है, जबकि न्यूनतम वृद्धि वाला देश जर्मनी है, जहाँ की वार्षिक जनसंख्या 0.1% है। इसी प्रकार महाद्वीप की स्थिति में यूरोप की वृद्धि दर सबसे कम 0.3% है, उत्तरी अमेरिका 0.9%, ऑस्ट्रेलिया 1.5% तथा दक्षिणी अमेरिका 2.3% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय जो होगा वो अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है? तो यानी कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा कायिक घनत्व के लिए। दक्षिणी एशिया के निम्न देशों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में बताना है। तो इनमें सबसे अधिक जनसंख्या इन चारों में देखा जाए तो बांग्लादेश का है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बांग्लादेश का है। फिर उसके बाद आपका भारत का आ जाएगा, भारत के बाद आपका आ जाएगा श्रीलंका का आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान का आएगा। तो बांग्लादेश 1 नंबर पर, भारत 2 नंबर पर, श्रीलंका 3 नंबर पर, पाकिस्तान 4 नंबर पर। तो 2143 जहाँ दिया है वहीं सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्याख्या एक बार देख लीजिएगा, ये सेंसस यानी डाटा के रूप में है। अब इसके बाद है निम्नांकित में से किस देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिकतम है? तो इराक है, पाकिस्तान है, ईरान है, दक्षिण अफ्रीका है। तो इन चारों में पाकिस्तान का है, तो राइट ऑप्शन पाकिस्तान का हो जाएगा। और इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है परंतु जनसंख्या घनत्व कम है। तो चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है, ये तो बात सत्य है। चीन का लगभग 2/3 क्षेत्र निवास योग्य नहीं है, ये भी बात सत्य है। अब क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या कर ले जाएगा। तो जी नहीं, ये व्याख्या तो नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या नहीं करेगा। अब इसके बाद
यहाँ से आप लोग व्याख्या इसका पढ़ लीजिएगा, यहाँ से व्याख्या आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 480 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा जननांगी संक्रमण के अंतिम चरण में है। तो इनमें से देखिए अंतिम चरण का मतलब आपका चौथा पांचवा जो भी होगा, तो जितने भी विकसित देश होंगे, विकसित देश ये आपका जो जापान है ये जननांगी संक्रमण के अंतिम चरण में है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जननांगी संक्रमण की चतुर्थ एवं अंतिम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर अत्यंत निम्न हो जाते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि नगण्य रहती है। कभी कभी नकारात्मक वृद्धि भी होने लगती है। उपयुक्त विकल्पों में केवल जापान ही अंतिम चरण वाला देश है, बाकी ये सब देखिए जमैका मिस्र ये विकासशील देश हैं। चतुर्थ अवस्था विकसित समाज पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो चतुर्थ अवस्था होती है उसमें विकसित समाज पाई जाती है, जैसे सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान, यूएसए, कनाडा आदि देश आते हैं, इस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि भारत तीसरी अवस्था में पाया जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत किस जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में है, तो यह तीसरी अवस्था में है। तो जब ये भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी जो है कि तीसरी अवस्था में आएंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन जननांगी संक्रमण के अंतिम चरण में है, तो ये जापान हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्न में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इन चारों में देखिए बांग्लादेश है, मिस्र, चीन है, सिंगापुर है, भारत है, तो सिंगापुर का सर्वाधिक हो जाएगा। फिर इसके बाद इनमें से बांग्लादेश आएगा, तो इनमें जो एक सर्वाधिक सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। निम्न में से क्या यूरोपीय जनसंख्या की दुविधा नहीं है, वृद्ध जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, ये दुविधा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 24% ही पाया जाता है, तो ये कोई दुविधा नहीं है। अवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, ये भी कोई दुविधा नहीं है। अवयस्क जनसंख्या का अधिक जन्म दर, तो यही एक जो है कि दुविधा है। यूरोपीय देशों में जो है कि जन्म दर बहुत कम है, ठीक है ना, जन्म दर बहुत कम है, तो यही एक दुविधा का कारण है। यूरोपीय महाद्वीप संपूर्ण विश्व के इतना 6.5% भाग पर फैला हुआ है, परंतु यहाँ विश्व की 25% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप को यूरेशिया महाद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को यूरेशिया महाद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप का प्रायद्वीपी भी कहा जाता है। ये यूरोप मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। 20वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अत्यधिक रही। केनिया में, भारत में, मलेशिया में, ब्राज़ील में, तो ये ब्राज़ील में रहा है। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अधिक रही है, भारत देश की रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अधोलिखित नगरों में से जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है। टोक्यो, मुंबई, बीजिंग, सियोल। टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, सियोल। फिर उसके बाद है आपका बीजिंग, मुंबई, सियोल, टोक्यो। तो सर्वाधिक टोक्यो है, फिर दिल्ली है, संघाई है, बीजिंग है, मुंबई है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका यही वाला हो जाएगा, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई और सियोल, ये बी वाला। ये जनसंख्या घनत्व नगरों का है, यानी कि विश्व के ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए टोक्यो का कितना है, आपका जनसंख्या मिलियन में दिया हुआ है। टोक्यो का 38.30 मिलियन है, दिल्ली का 27.92 मिलियन, संघाई का 25.88, बीजिंग का 22.83, मुंबई का 22.04 है। इसका देखिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया था, ट्रिक है TDSBM यानी कि टोक्यो, दिल्ली, संघाई, बीजिंग और मुंबई क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व के अनुसार सही अवरोही अनुक्रम है। तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में लगाना है, तो इसमें पूर्वी एशिया सर्वाधिक है, फिर दक्षिण एशिया होगा, फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिर मध्य एशिया हो जाएगा। दिए गए देशों की कुल जनसंख्या के संदर्भ में अवरोही क्रम है CIS, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो प्रश्नकाल के दौरान ये 1998 का, छोड़ दीजिए, इतना पुराना डाटा नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्वीडन में। तो ये इटली में है, तो राइट ऑप्शन आपका इटली हो जाएगा। सिंगापुर में 1.2 है, माल्टोडा, ग्रीस, इटली, स्पेन में 1.3 है, थाईलैंड, फिनलैंड, यूक्रेन में 1.5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर इटली की है। विश्व में सकल प्रजनन की न्यूनतम दर वाले देश इस प्रकार हैं, जो नीचे सिंगापुर, माल्टोडा, थाईलैंड दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें फ्रांस में पाई जाती है न्यूनतम जो है कि जन्म दर। अभी इसको सॉल्व किया गया इसके ठीक पहले। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तो ये मालदीव दोनों ही क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश होगा।
अब इसके बाद अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नांकित देशों का सही आरोही क्रम है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर देशों का लगाना है। तो इनमें से सर्वाधिक जो जनसंख्या होगा वो इंडोनेशिया का होगा। इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, जापान है और बांग्लादेश है। तो ये जनघनत्व तो पूछा है, तो बांग्लादेश है, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर है, तो चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो शंघाई है। कौन सा है? शंघाई है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धिमान पुनः स्थापन स्तर पर पहुंच गया है? तो ये फ्रांस में पहुंच गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका फ्रांस हो जाएगा। 1991 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है, औसत जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में घटी है, फिर सामान्य साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, और फिर उसके बाद जनसंख्या के अनुसार प्रथम 3 राज्यों की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 929 हो गई है, जबकि 1981 में यह 936 थी। तो ये जो है कि आपका ए हो जाएगा। और चूँकि ये 1994 का है तो बहुत पुराना डाटा है, तो कोई मतलब नहीं इसको रखने का, याद करने का। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो ये जब भी दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो नदी घाटियों के ऊपरी भागों पर निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 16% इसमें दिया है, तो लेकिन राइट आंसर आपका 17.5% हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो अनुकूलतम जनसंख्या से जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों का उपलब्ध होना ही अनुकूलतम जनसंख्या होता है। यानी कि जितनी जनसंख्या है उतनी मात्रा में संसाधन, खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे, तो उसको आप अनुकूलतम जनसंख्या कह सकते हैं। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? लगभग 500 क्वेश्चन तक चलेंगे हम लोग। 1.7 वार्षिक, 1.7% वार्षिक, 3.6% वार्षिक विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर है। 8.6 है, 24.4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.7। लेकिन ये 1992 का, इसलिए इस डाटा को आप लोग याद मत करिएगा, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे मुख्य समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च उत्पादकता। तो अभी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये निम्न जन्म दर है, इस यहाँ की सबसे कह सकते हैं कि मुख्य समस्या। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो ये एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, तो राइट ऑप्शन आपका यही एशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है जावा में पाया जाएगा। ये 90 का है, तो इसको भी डेटा छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कनाडा की 2/3 से अधिक जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है, तो राइट ऑप्शन आपका यही सी हो जाएगा। इसको आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से किस भूभाग की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है? घनत्व की बात है तो दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, जिसमें अरब प्रायद्वीप वाले देश आते हैं, जो 14-15 देश हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। विश्व में कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो लगभग 11 है, लगभग 11 है। तो जनसंख्या 2000 के अनुसार 11 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 11 करोड़ से अधिक है। इनमें क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया तथा मेक्सिको शामिल हैं। किस महाद्वीप पर जन्म दर एवं मृत्यु दर सबसे कम है? तो जो विकसित हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप। तो ये लगभग आपका लग रहा है यूरोप महाद्वीप होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया है। तो पृथ्वी पर मानव की आयु 10 से 30 लाख वर्ष मानते हैं, 10 से 30 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। पृथ्वी पर मानव की आयु 10 से 30 लाख वर्ष मानते हैं, किंतु आज से 8-10 हज़ार वर्ष पहले जब कृषि का प्रारंभ हुआ उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप की सबसे कम थी। यहाँ जन्म दर 10 प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 11 प्रति हज़ार है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश आपका हो जाएगा अमेरिका ही है। तो ये अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा देश भी है और जनसंख्या में भी है और क्षेत्रफल में भी है। लेकिन देखा जाए तो एग्जैक्ट रूप से जो सबसे बड़ा देश है वो आपका क्षेत्रफल में रूस है, दूसरा आपका कनाडा है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ठीक है, रूस, फिर उसके बाद कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने कहा कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है? तो इसका जो सही आंसर है सैडलर ने ऐसा कहा था, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अब इसके बाद पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता 2011 में न्यूनतम अंतर था। मेघालय में, मिजोरम में, केरल में, नागालैंड में। पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता 2011 में न्यूनतम था। मेघालय में, केरल में, मिजोरम में, नागालैंड में। तो इन चारों में केरल में सर्वाधिक है और मेघालय में सबसे कम है। तो यही आपका मेघालय उत्तर हो जाएगा। राज्य साक्षरता, पुरुष साक्षरता, देखिए केरल में सर्वाधिक साक्षरता इतना है, फिर मिजोरम का है, फिर नागालैंड का है, फिर मेघालय का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का 67 है। जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो इसे आप जननांकिकी कहेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? तो किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? तो 1894 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी और 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसी कारण 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बांग्लादेश, सिंगापुर, मिस्र, भारत और चीन। तो इनमें से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पूछा है तो सिंगापुर सर्वाधिक हो जाएगा, फिर बांग्लादेश होगा, फिर भारत हो जाएगा। सिंगापुर, मिस्र, बांग्लादेश, चीन, भारत। जनसंख्या घनत्व विश्व के 4 विकल्प विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के अवरोही क्रम में नहीं अनुक्रम है। ठीक है, तो इसका जो वर्ष 2000 के अनुसार विश्व के विभिन्न नगरों की जनसंख्या निम्न प्रकार से थी। मैक्सिको सिटी की जनसंख्या 3.10 करोड़, टोक्यो की 2.36 करोड़, न्यूयॉर्क की 2.25 करोड़ तथा मुंबई की 1.67 करोड़। 2018 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 10 विशाल नगरों क्रम इस प्रकार है: टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, ब्राज़ील, मैक्सिको, काहिरा, मुंबई, बीजिंग, ढाका, ओसाका। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कार्यशील की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या कहते हैं। तो कार्यशील की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को आप निष्क्रिय जनसंख्या कहते हैं, इसको आप आश्रित जनसंख्या कहेंगे, चूँकि ये दूसरों पे आश्रित होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये एकेडमिक परीक्षा की दृष्टि से और विभिन्न प्रकार की भूगोल से संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन मित्रों बस इतना ही। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई जो है कि MCQ पेपर के साथ।